हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली पेपर का फॉर्मेट क्या है और क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं अकॉर्डिंगली। ये करने के बाद अगर आज हमको टाइम बचेगा तो कल वाला जो पेंडिंग था वो करेंगे, और एल्स आज ये कंप्लीट करेंगे। तो ये लास्ट ईयर का पेपर है, 2025 का है, उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस है ना, इसमें 3 या 4 ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बहुत सिंपल है, एक लाइन में ही उनका आंसर लिखना है। आप चाहो तो भी उसका बड़ा आंसर नहीं लिख सकते हो, बिकॉज मोर और लेस ये लैंग्वेज का ही पेपर है, ये इंग्लिश ही है। इसमें अगर आप आगे देखोगे तो ऐसे भी है कि यहाँ पे पैराग्राफ आया हुआ है। फिर पैराग्राफ के हिसाब से, जैसे हम लोग को स्कूल या कॉलेज में होता था कि पैसेज दिया जाता था, उसके रिलेवेंट आंसर्स लिखने होते थे, तो इसमें पैसेज भी आता है जिसके आंसर्स लिखने हैं। फिर कभी कॉम्प्रिहेंशन का, कभी ऐसे का भी क्वेश्चन आता है। तो मोर और लेस दिस इज अ लैंग्वेज ओनली, द ओनली थिंग इज इट इज लीगल लैंग्वेज। टू मेक आवर लैंग्वेज मोर इफेक्टिव, दिस सब्जेक्ट हैज़ केम इन टू एग्जिस्टेंस अलॉन्ग विथ नॉलेज ऑफ लीगल कंसेप्ट, वो सब हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो आइडिया है इस सब्जेक्ट का वो यही है कि लैंग्वेज हमारा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, लीगल टर्म्स भी पता होने चाहिए, जनरल इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। तो क्विकली लेट्स स्टार्ट। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, इसको जो है पैसिव वॉइस में लिखना है। अब ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि एक्टिव है पैसिव वॉइस में लिखो, पैसिव है एक्टिव वॉइस में लिखो। तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, जहाँ पे सिंपली कोई एक चीज़ लिखी होगी, और पैसिव वॉइस में क्या होगा, उसी सेंटेंस को हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। यूजुअली उसमें जो है वो जो वॉइस है वो एक्टिव में से पैसिव हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल कि मैंने मैंने आई गिवन समथिंग टू समबडी, तो दिस वाज गिवन बाय मी, तो उसको चेंज करके लिखते हैं हम लोग। तो पूरा डिटेल में हम लोग एक एक उसमें नहीं जाएंगे, बट मोर और लेस हम सब ने ये बचपन में किया हुआ है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, अफर्मेटिव, इंट्रोगेशन, ये सब। तो थोड़ा ये देख लेंगे कि क्या है। बट ये बहुत अच्छा है कि इजी 2-2 मार्क मिल जाएंगे एक लाइन में। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, द सन इज राइजन फ्रॉम द ईस्ट, इसका पैसिव वॉइस होगा द सन इज राइजन फ्रॉम। इज राइजन, खाली इसमें जो है इज राइजन चेंज होगा, क्योंकि ये सेंटेंस एक अलग तरीके का सेंटेंस है जिसको आइडियली पैसिव में कन्वर्ट करना इजी नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये टफ दिया हुआ है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, कैन यू प्लीज बी क्वाइट, शी सेड। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, चेंज दिस। ये डायरेक्ट स्पीच है, जैसे एक्टिव है पैसिव वॉइस है, वैसे ही डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो कैन यू प्लीज बी क्वाइट, शी सेड, उसने बोला कैन यू प्लीज बी क्वाइट। तो इसको हमको एक सेंटेंस में लिखना है, इनडायरेक्ट स्पीच लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे, शी पोलाइटली रिक्वेस्टेड दैट आई बी क्वाइट, उसने पोलाइटली मुझे रिक्वेस्ट किया आई बी क्वाइट। दोनों की मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, खाली वे ऑफ सेइंग स्पीच इज डिफरेंट। माई फ्रेंड सारा लुक्स हैप्पी, कंपैरेटिव डिग्री, इसमें क्या करना है, चेंज इनटू कंपैरेटिव। मतलब कंपेयर करो कोई भी चीज़ को। अगर वो बोल रहा है कि माई फ्रेंड सारा लुक्स ब्यूटिफुल, तो शी लुक्स मोर ब्यूटिफुल देन बिफोर। तो कहीं भी जो है कंपैरेटिव डिग्री जब हमको यूज़ करनी होती है तो हैप्पी का हैप्पियर हो जाता है। कि कंपैरेटिव जब करना होता है तो हम लोग को वो जो वर्ब है, वो जो चीज़ है जिसके बारे में बोला गया है, उसका जो है वो चेंज करना पड़ता है। जैसे कि माई फ्रेंड सारा लुक्स हैप्पियर देन बिफोर, तो कंपेयर करने के लिए कुछ तो हमको किसी से तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हैप्पी हम ये नहीं लिख सकते कि सारा इज़ हैप्पियर देन अदर फ्रेंड्स। तो हम क्या लिखेंगे कि सारा इज़ हैप्पियर देन बिफोर, पहले से ज़्यादा वो खुश लग रही थी। तो माई फ्रेंड सारा लुक्स हैप्पियर देन बिफोर, क्योंकि हमको ये सेंटेंस कंपैरेटिव में दिखाना है। नाउ एक्सप्लेन द साइटेशन विशाखा एंड ORS वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये साइटेशन के बारे में क्वेश्चन है। तो ये साइटेशन मतलब क्या, कि इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस रेफर्स टू अ 1997, क्योंकि ये 1997 का SC मतलब सुप्रीम कोर्ट का केस है। रिपोर्टेड इन ऑल इंडिया, जो रिपोर्टिंग हुआ AIR एट पेज 3011। वो अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा है कि आप इसमें से क्या समझ रहे हो। ये फॉर एग्जांपल कोई केस है
तो इसमें से आप क्या समझ रहे हो? तो इसमें से ये समझ में आता है कि दिस रेफर्स टू 1997 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, और आईआईआर जो रिपोर्टिंग है, ऑल इंडिया रिपोर्टिंग है, उसके रिपोर्टिंग में ये रिपोर्टेड है, और कौन से पेज पे है, तो वो इसमें दिया है 3011। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन वांट टू टेस्ट के हम जो ये हमेशा पढ़ते हैं ये केस लॉ ऐसा वैसा, तो हम आगे का कुछ समझते भी है कि हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ नेसेसरी कि हमें पता होना चाहिए कि कोई भी अगर केस के बारे में बात चल रही है तो वो कहाँ हमें मिलेगा, उसका रेफरेंस क्या है। तो ये इसकी जगह पे कुछ और भी आ सकता है। तो हमको समझना है कि एससी है तो सुप्रीम कोर्ट है, एचसी है तो हाई कोर्ट है, फिर ये 3011 उसका पेज नंबर है, ये रिपोर्टिंग है, एआईआर जो है वो रिपोर्टिंग है, ऑल इंडिया रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग के बारे में डिटेल में हम लोग कल पढ़ेंगे, बिकॉज वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना नहीं है, बट नॉलेज लेवल के हिसाब से है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये ऐसे जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आते हैं। अब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ स्टैट्यूट ये हमने ऑलरेडी किया है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब जो लॉ बना है उसके पहले से ही वो लॉ जो है वो लागू हो जाएगा। मैंने आप बताया था कि एक रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब क्या कि कोई भी लॉ, कोई भी स्टैट्यू जब लागू होता है तो उसकी कमेंसमेंट कब से होती है। यूजुअली केसेस में प्रोस्पेक्टिव होती है कि लॉ लागू होगा जब से वो बना है उसके बाद से। लेकिन किसी किसी केसेस में ऐसे होता है कि लॉ बनने के पहले भी अगर जो कोई केसेस हुए थे पहले से ही, लॉ आने के पहले के भी जो केसेस हैं उस पर भी यही लॉ एप्लीकेबल होगा। तो ये होता है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मैंने ऐसे बताया था कि रेट्रो है मतलब पहले से है, तो याद करने के लिए इजी है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब अ लॉ अप्लाइंग टू इवेंट्स बिफोर इट केम इनटू फोर्स। अब ये जो क्वेश्चन के आंसर्स है ना, ये चाहकर भी आप ज़्यादा लाइन में नहीं लिख सकते, यू हैव टू राइट इट एज इट इज़। इतना एक्टिव पैसिव वॉइस तो इतना ही लिखेंगे, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इतना लिखेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस इतना ही लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में भी इतना ही लिखेंगे। फिर ये जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, पूछने बोल रहा है कि साइटेशन को एक्सप्लेन करो कि क्या है, उसको में भी आप इतना ही लिखोगे। उसके डिटेल में आपको केस लॉ के बारे में कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ साइटेशन पूछा है कि वो उसको कहाँ ढूंढोगे, आप उसके बारे में क्या समझ रहे हो, तो वो आप उतना ही लिखना है। केस के बारे में नहीं लिखना है, केस किस बारे में था, क्या था, ये वन लाइनर ही आंसर होंगे। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कि इसमें ठीक है, चलो आप 2 लाइन लिखोगे क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो कमेंसमेंट ऑफ स्टैट्यू होता है उसके पहले से जो भी इवेंट्स हुई है उन सब पे भी ये एप्लीकेबल होगा, ना कि लॉ केम इनटू फोर्स के बाद जो केसेस है, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो इवेंट्स हुए हैं उस पर एप्लीकेबल तो होगा ही, बट उसके पहले से इफेक्ट होगा। लॉ आने के पहले भी अगर कोई इवेंट हुए हैं तो रिट्रोस्पेक्टिवली वो इफेक्ट होगा। डायरेक्टरी प्रोविजंस क्या होते हैं? नॉन मैंडेटरी प्रोविजंस, जो नॉन मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, तो नॉन कंपलसरी प्रोविजंस जो होते हैं, नॉन कंप्लाइज डज नॉट इनवैलिडेट एक्शन, मतलब ये कंपलसरी प्रोविजंस नहीं है, ये डायरेक्टरी प्रोविजंस है। मतलब स्टेट ऐसा डायरेक्ट करती है कि आपको कचरा जो है रास्ते पे नहीं फेंकना चाहिए, बट ये क्या है, वॉलंटरी प्रोविजन है, मतलब आपकी अपनी मर्जी से आप इस प्रोविजन को मानोगे तो अच्छा है। लेकिन इसके लिए नॉन कंप्लाइज डज नॉट इनवैलिडेट एक्शन, आपका कोई वो जो एक्शन इनवैलिडेट नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन मैंडेटरी प्रोविजंस है। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड के डायरेक्टरी प्रोविजंस क्या होते हैं। डायरेक्टरी से मी क्वेश्चन से ही समझ में आता है कि दीज आर द डायरेक्शंस गिवन कि इट हैज़ टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट किसी केस में डायरेक्शन दे सकती है कि आपको जो भी है मंथली, किसी कंपनी को बोल सकती है कि आपको मंथली जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको कुछ डोनेट करना है। तो ऐसे कोर्ट ने अगर किसी को बोला तो ये डायरेक्टरी प्रोविजन की तरह बोला। अगर उनको बोलेंगे कि मैंडेटरी आपको हर महीने 10,000 डोनेट करना है फॉर ओल्ड एज पीपल या किसी संस्था को एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो मैंडेटरी प्रोविजन हो जाएगा। डायरेक्टरी प्रोविजन मतलब वो डायरेक्ट करती है, अगर आप उसका कंप्लायंस नहीं भी करोगे तो आप कोई इनवैलिडेट नहीं हो जाओगे, आप ये आपका एक्शन इनवैलिडेट नहीं हो जाएगा, बिकॉज उसका कंप्लायंसेस जो है वो कंपलसरी नहीं है। ऑफेंस एंड रॉन्ग, इसमें क्या डिफरेंस है? अब ऑफेंस एंड रॉन्ग 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो इसके लिए वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम एक ही लाइन का आंसर लिखेंगे, एटलीस्ट 3 to 4 लाइन्स का आंसर लिखना चाहिए। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ
अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक लाइन के ही शॉर्ट में आंसर लिखें, सो दैट हमको एक ओवरऑल आइडिया मिले कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर में आता क्या है और कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। ऑफेंस इज अ क्रिमिनल रॉन्ग, हमने कल ही ये पढ़ा है कि ऑफेंस क्या है, क्रिमिनल रॉन्ग है। और रॉन्ग क्या है, विच इंक्लूड्स सिविल इंजरी, जो सिविल इंजरी जिसमें इंक्लूड हो जाएगी वो रॉन्ग होगा। तो जनरली ये है, बाकी लॉन्ग में डेफिनेशन आप देख सके उसके हिसाब से इसमें मीनिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पूछा है तो वर्ड टू वर्ड एज पर डेफिनेशन लिखना ज़रूरी नहीं है, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग में व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द रॉन्ग टॉट के टॉट से कैसे रिलेटेड है। सिविल रॉन्ग में सिविल इंजरी भी आ जाती है, अगर किसी को सिविल इंजरी हुई है तो वो भी रॉन्ग है, लेकिन ऑफेंस जो है वो क्रिमिनल रॉन्ग है। अभी प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं। सब्सटेंटिव लॉ डिफाइंस राइट्स, सब्सटेंटिव लॉ जो होते हैं वो राइट डिफाइन करते हैं कि राइट टू वोट इज़ अ सब्सटेंटिव लॉ, लेकिन प्रोसीजरल लॉ एनफोर्सेस देम, ये प्रोसीजर, उसकी जो प्रोसीजर बनाए जाते हैं उस लॉ को एनफोर्स करने के लिए, किसी भी लॉ को एनफोर्स करने के लिए जो प्रोसीजर बनाया जाता है उसे प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। अभी इसमें से क्वेश्चन में से ही समझ में आता है कि प्रोसीजरल है तो इट सेज कि उसको प्रोसीजर, उसको कैसे एनफोर्स करना है, कोई जो लॉ बना है उसको एनफोर्स कैसे करना है एज अ प्रोसीजरल लॉ। और सब्सटेंशियल लॉ जो है वो डिफाइन करता है कि वो राइट्स क्या है, जितने भी राइट्स हैं वो क्या है, वो सब्सटेंटिव लॉ में आएंगे क्योंकि वो सब्सटेंटिव है, द वर्ड इटसेल्फ सेज अबाउट दैट। अब शॉर्ट नोट्स जो है, एक तो है पार्ट्स ऑफ स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट में क्या होता है ये हमने किया था, आप पहले के कोई वीडियो में देखोगे तो आपको मिलेगा। तो उसमें होता है टाइटल, फिर उसमें होता है प्रीएम्बल जो उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देता है, फिर इनेक्टिंग फार्मूला होती है, मतलब फार्मूला एज सच वो मैथ्स वाली ज्योमेट्री वाली फार्मूला नहीं होती है, बट फार्मूला ये होती है कि उसको कैसे, उसका मैकेनिज्म, उसको कैसे इनेक्ट करना है। फिर उसके सेक्शंस होते हैं, उसके शेड्यूल्स होते हैं। तो ये होता है पार्ट ऑफ स्टैट्यूट। इसको डिटेल में बड़े आंसर्स लिखने हैं, ये कोई एक लाइन का आंसर नहीं है, दिस इज़ जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। फिर हम लोग उसको डिटेल में करेंगे, या फिर आप भी कभी आपको टाइम मिलता है तो आप ढूंढो, मिल जाएंगे वो जो हमने कल जो हम जिसमें से कर रहे थे मार्टिन सर के नोट्स में से, उसमें ये सारे आंसर्स हैं। नाउ लिटरल रूल क्या है, एक्सप्लेन द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो स्टैट्यूट्स जो बने हैं उसको इंटरप्रिटेट करने के लिए लिटरल रूल क्या है। तो लिटरल रूल ये है, जो वर्ड्स गिवन ऑर्डिनरीली मीनिंग। अभी स्टैट्यू कोई भी होता है तो उसको समझने के लिए, इंटरप्रिटेट करने के लिए दो तरह के रूल होते हैं। एक तो होता है कि ये खुद स्टैट्यू क्या कहना चाहता है, जिसने ये स्टैट्यू जो लॉ बनाया है वो क्या कहना चाहता है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो वो उसी स्टैट्यू में दिया होता है, उसका अंडरस्टैंडिंग वहीं दिया हुआ होता है। लेकिन लिटरल जो रूल है, लिटरल रूल क्या कहता है कि ऑर्डिनरीली उस चीज़ की मीनिंग क्या है, समान भाषा में, ऑर्डिनरी भाषा में उसकी मीनिंग क्या है। तो ये शॉर्ट नोट यही पूछ रहा है कि लिटरल रूल क्या होता है। तो हम इसे एलाबोरेट करके डिटेल में लिख सकते हैं कि जब स्टैट्यू बनता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन दो तरह की होती है, एक तो लिटरल रूल होता है, दूसरा होता है कि स्टैट्यूटरी मीनिंग। दोनों ही मीनिंग, जो स्टैट्यूटरी मीनिंग है वो उस स्टैट्यूट में ही दी होती है, बट जो लिटरली मीनिंग है उसकी वो ऑर्डिनरीली मीनिंग है जो आम इंसान समझ पाए। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज describe the search of case laws on whether the contract by minor is void ab initio। तो वो पूछ रहा है कि कौन से केस लॉ में ये बताया गया है कि कोई भी अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो वॉइड एब इनिशो है। अब वॉइड एब इनिशो मतलब क्या, वॉइड मतलब क्या, नल एंड वॉइड। एब इनिशो मतलब स्टार्टिंग से ही, इनिशियली, इनिशियो मतलब इनिशियली, तो वो पहले से इनिशियली वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अगर आपने किसी बच्चे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि माइनर है, फिर आप बोलोगे कि ये माइनर ने मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम लोग दोनों पार्टनरशिप करेंगे, अभी मुझे वो जो भी प्रॉफिट हुआ है वो दे नहीं रहा है, या तो फिर अभी वो काम नहीं कर रहा है, उसने बोला था मैं काम करूँगा,
तो ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप केस कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड है। इट इज़ वॉइड एब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड है, आपने उसकी शुरुआत ही गलत की है, आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में बोला गया है कि माइनर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उसके लिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द केस लॉ, जो कि बताता है कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है एब इनिशियो। तो ये हमको केस याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी बार मतलब आता है या नहीं भी आता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो भी आया, इवन कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट में भी आया, तो भी हमें मोहरी बीबी ये केस याद रखेंगे तो इट्स गुड कि माइनस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ऐसा कौन से केस में बताया है? मोहरी बीबी केस में बताया है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज स्टैट्यूट्स आर टेरिटोरियल इन ऑपरेशन। तो स्टैट्यूट्स जो होते हैं वो टेरिटोरियल होते हैं। टेरिटोरियल मतलब टेरिटरी वाइज होते हैं कि स्टैट्यू जो है वो हर स्टेट के लिए अलग होते हैं। हो सकता है वो एक रीजन के लिए हो, एक देश के लिए हो, दो एशिया के लिए हो, एक कॉन्टिनेंट के लिए हो, एक गांव के लिए हो। तो उसका जो ऑपरेशन है वो टेरिटोरियल होता है। तो वो लॉ ही बताता है कि उसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ तक है। तो लॉज अप्लाई विद इन टेरिटरी अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। उसमें अगर दिया हुआ है कि वो सिर्फ उस स्टेट तक ही नहीं है लॉ जो एप्लीकेबल है, वो फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉ महाराष्ट्र में बना है कोई स्टैट्यूट, तो उसमें दिया हुआ होगा कि वो महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल है एंड टू सम पार्ट्स ऑफ दमन दीव गुजरात, जो भी उसको लिखना है। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि वो उसी टेरिटरी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो टेरिटोरियल ऑपरेशन देख के हमको कंफ्यूज नहीं होना है। इट्स अबाउट कि जो स्टैट्यूट्स हैं उनका ऑपरेशन कहाँ तक होगा, उनका एप्लीकेबिलिटी कहाँ तक होगा। तो इस आंसर को भी हम एलोबरेट करके लिख सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस एक ही लाइन में दिया है। नाउ क्वेश्चन थ्री आई रीड आउट, क्योंकि यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है। क्वेश्चन पेपर भी मैं ग्रुप में भेजती हूँ। A filed a suit against B for recovery of money under Section 138 of Negotiable Instrument Act for honor of check, which is criminal offence. B did not appear before the court for 3 hearings, so matter proceeded ex parte. अब एक्स पार्टे का मतलब क्या होता है? एक्स पार्टे ये होता है जब किसी को बुलाया गया है प्रोसीडिंग के लिए, वो आया ही नहीं। अब ये केस ऐसा है कि किसी ए ने से केस फाइल किया, सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट मनी रिकवर करने के लिए। अब उसमें क्या हुआ, उसने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हुआ, बी का जो चेक है वो डिसऑनर हुआ, इसीलिए उसने केस फाइल किया। ए ने केस फाइल किया बी पे। अब बी जो है वो हियरिंग में आया ही नहीं, उसको आना था। 3 हियरिंग्स में उसको बुलाया गया, वो आया ही नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये एक्स पार्टे गया केस। एक्स पार्टे गया मतलब वो जिसके ऊपर केस है वो आता ही नहीं है। अगर एक बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया, तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट पेनल्टी, स्ट्रिक्ट लॉ है, स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगती है। तो एक्स पार्टे का मीनिंग लिखना है हमको। इसमें लिखा क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द टर्म एक्स पार्टे। तो प्रोसीडिंग्स इन अब्सेंस ऑफ वन पार्टी, अगर कोई नहीं आया है, उसको बुलाया गया है हियरिंग में कोर्ट ने और वहाँ पे नहीं आया है, तो वो होगा प्रोसीडिंग्स इन अब्सेंस ऑफ वन पार्टी। अगर वो कोई नहीं आई है तो उसके अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग होगी, जो भी उसको पेनल्टी लगेगी, जो भी उसको कोर्ट, अगर वो फिर भी नहीं आया तो कोर्ट स्ट्रिक्टली एक्शन ले सकती है, चाहे वो केस चेक रिलेटेड क्यों ना हो, बट उसको पुलिस जाके जो भी उनको कुछ एक्शन लेना होगा वो ले सकते हैं। नाउ व्हाट कंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू इंटरप्रिटेट पेनल लेजिस्लेशन। तो पेनल लेजिस्लेशन का क्या कंस्ट्रक्शन है? तो बेसिकली ये है पेनल कंस्ट्रक्शन का कि उस पर पेनल्टी जो है वो लगेगी। अभी एक्स पार्टे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ इतना समझ लो आप कि एक्स पार्टे कब होगा, जब कोई कोर्ट की हियरिंग में नहीं आता है, इन अब्सेंस इन प्रोसीडिंग्स में नहीं आता है। जो भी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स है उसमें अब्सेंट होता है कोई भी एक पार्टी, विथ रिमाइंडर्स के बाद 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस तक नहीं आता है, तो उसके अगेंस्ट पेनल एक्शन होता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, आई रीड इट आउट कि सेकेंड क्वेश्चन जो है वो
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 जो हमारे सिलेबस में है उससे रिलेटेड है। एन एक्ट ये हमको MTP एक्ट है ना, ये पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैं उस पर स्टडी करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। फिलहाल मैं क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्टन प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स and for matters connected therewith or incidental thereto, and this bill is enacted by Parliament in 22nd year of Republic of India as follows. तो उसका शॉर्ट टाइटल दिया है, दिस एक्ट may be called as Medical Termination of Pregnancy Act 1971. This extends to whole of India. It shall come into force on such date as central government may by notification in official gazette. अब ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, इसमें हमको ये बताना है कि शॉर्ट टाइटल क्या है, फिर हमें बताना है कि इसमें लॉन्ग टाइटल क्या है। मतलब ये हमको दिया हुआ है पूरा पैराग्राफ क्वेश्चन में, लेकिन हमको बताना है कि उसका इनेक्टिंग फॉर्मूला क्या है, मतलब कब से इनेक्ट होगा। तो हमने उसमें पढ़ा कि वो जो है पहले तो पूरे इंडिया के लिए एक्सटेंड होगा, और ये कब से इनेक्ट होगा, 22nd ईयर, मतलब 22nd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया पे ये इनेक्ट हो जाएगा। एंड इट शल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट पे बताएगी तब से वो जो है डेट ऑफ एग्जीक्यूट होगा, तो दैट इज़ डेट ऑफ असेंट। तो डेट ऑफ असेंट क्या होगा इस केस में, 10 अगस्त 1971, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें दिया हुआ है कि 10 अगस्त 1971 को इसका असेंट मिला है। असेंट मतलब अप्रूवल मिला है, साइन हुआ है। तो एप्लीकेबिलिटी कब से होगी, तो वो उसके ऑफिशियल गैजेट में दिया जाएगा। फिर इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, इसका शॉर्ट टाइटल है MTPA, तो वो भी दिया है इसमें। मतलब क्वेश्चन में से ही हमको उसका आंसर फाइंड आउट करना है। MTP एक्ट 1971 ये उसका शॉर्ट टाइटल है, MTP एक्ट 1971। तो क्वेश्चन हमें हमको पैराग्राफ दिया है और उसके क्वेश्चंस पूछे हैं नीचे पैराग्राफ से रिलेटेड कि बताइए कि ये एक्ट जो है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, बताइए ये एक्ट जो है वो कब से, उसका डेट ऑफ एसेंट है, वो कब से लागू होगी, ऐसे सब क्वेश्चंस हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी सेम है, उसमें कैसा है, इनफैक्ट ये जो क्वेश्चंस है ना ये बहुत इजी है, खाली हमको अच्छे से पढ़ना है। जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं उसके आंसर्स उसी पैराग्राफ में ही दिए हैं, और ये है कि इसमें जो भी कंटेंट है वो लॉ रिलेटेड है। वो इंग्लिश के एग्ज़ाम की तरह कोई भी हमको पोएम या कोई भी पोम या कोई भी स्टोरी नहीं बताएंगे वो कि उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लॉ जो है उसके रिलेटेड ही पैराग्राफ होंगी, ताकि हम उसको इजी समझ पाएँ और हमें पता चले कि व्हाट वी अंडरस्टूड। अगर हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि उस एक्ट में जो दिया हुआ है वो क्या कहना चाह रहा है, उसका डेट ऑफ असेंट क्या है, उसका एप्लीकेबिलिटी क्या है, एनेक्टिंग फार्मूला क्या है कि इट इज़ एनेक्टेड टू होल ऑफ इंडिया, तो होल ऑफ इंडिया के लिए वो एप्लीकेबल है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि क्या है। नाउ क्वेश्चन इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं पढ़ती हूँ। अ फिल्म इंडस्ट्री इज़ फेसिंग इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम टेलीविजन शोज एंड कंटेंट ऑन OTT प्लेटफॉर्म पे, ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म से और टेलीविज़न से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कंपटीशन देखना पड़ रहा है, विच आर गेनिंग पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, क्योंकि वो कन्वीनियंट भी है OTT, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, वहाँ से देख सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए सिनेमा थिएटर में जाना पड़ता है, तो कन्वीनियंस की वजह से ज़्यादा पॉपुलैरिटी OTT को मिल रही है। विद द राइज ऑफ स्ट्रीमिंग सर्विसेज like Netflix, Amazon Prime, Disney Hotstar, audiences now have the ability to watch movies and TV shows anytime and anywhere without the need to visit cinema. ऑब्वियसली वही लिखा है कि सिनेमा जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर से ही देख सकते हैं। दिस शिफ्ट हैज़ मेड टेलीविजन एंड OTT प्लेटफॉर्म्स अ प्रेफर्ड चॉइस फॉर मैनी व्यूअर्स
especially as they offer a wide range of content at affordable prices. और कंटेंट भी इतना ज़्यादा है और अफोर्डेबल प्राइजेस पे मिल रहा है, इसीलिए लोग टेलीविज़न को छोड़ के फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के टेलीविज़न और ओटीटी पे आ गए हैं. To remain relevant, cinema is increasingly exploring innovative avenues to capture and retain viewer interest. तो जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी चाहती है कि लोगों का जो है वो इंटरेस्ट बना रहे, इसीलिए वो भी अलग अलग न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट कर रही है, इनोवेटिव चीज़ें कर रही है ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, इंक्लूडिंग दी सेम साइमल्टेनियस रिलीज ऑफ फिल्म्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. तो इसलिए वो ये भी करते हैं, जो भी फिल्म्स है वो सिर्फ थिएटर्स में रिलीज़ ना करके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज़ करते हैं ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. एंड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इन हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो थिएटर में सिनेमास लगते हैं या फिर वही सिनेमा जो ओटीटी पे होते हैं, तो वो हाई क्वालिटी के हो, अच्छा डिजिटल कंटेंट हो दैट कैन मैच एंड सरपास दी स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस, ताकि वो मैच कर सके और मैच से ज़्यादा सरपास कर सके, ओवरकम कर सके, ताकि ये सब रूल आउट हो जाए. ऐसा फिल्म इंडस्ट्री चाहती है कि ओटीटी और ये सब से ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री चले. अब आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. बेसिकली गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज. इस टाइटल को आप क्या टाइटल दोगे? सब अपने हिसाब से टाइटल दे सकते हैं, कुछ भी टाइटल दोगे आपको 1 मार्क मिलने ही वाला है. हाँ, बट पैसेज से रिलेटेड होना चाहिए. ऐसा कुछ भी अपने मर्जी से टाइटल नहीं दे सकते कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो ये जो है, इस पे टाइटल क्या हो सकता है कि ओटीटी वर्सेस सिनेमा या कुछ और, जैसे किसी को भी ये मैंने ऐसे ही लिखा है ओटीटी वर्सेस सिनेमा. आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ फेसिंग कंपटीशन या हार्ड डेज फॉर फिल्म इंडस्ट्रीज़, कुछ भी जो आपको सही लगे. तो अप्रोप्रिएट टाइटल देना है. ये क्वेश्चन है ऐसा पैसेज के हिसाब से. एंड स्टेट व्हाट इज़ द मेन आइडिया एंड थीम ऑफ द पैसेज. तो थीम भी बतानी है, एक टाइटल देना है जो हमने दे दिया, फिर थीम बतानी है. ये पैसेज सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो लास्ट ईयर आया था. इस साल सेम पैसेज नहीं आएगा, कुछ और आएगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर हमें टॉपिक पूछेंगे तो इसका टॉपिक क्या होना चाहिए, तो ओटीटी वर्सेस सिनेमा टॉपिक होना चाहिए जो कि नॉर्मल है. फिर थीम क्या है इसका? स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स चैलेंजिंग ट्रेडिशनल सिनेमा. तो स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म है, जो स्ट्रीम हो रहे हैं ओटीटी पे, टेलीविज़न पे, नेटफ्लिक्स, ये वो चैलेंज कर रहे हैं ट्रेडिशनल सिनेमा को. तो ये उसका थीम है. तो ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में 1 लाइन में लिख सकते हो, यहाँ पे पैराग्राफ नहीं लिखना है हमको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज़ द ऑथर ऑब्जर्व्ड that the makers of cinemas do to stay relevant. तो मेकर्स ऑफ द सिनेमा को क्या करना पड़ेगा ताकि वो मतलब स्टे करे, रिलेवेंट रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए, अपनी जगह बनाए रखने के लिए. तो इसका आंसर पैसेज में ही है. तो आपको पैसेज से ही लिखना है. मैंने इसमें नहीं लिखा है वो आंसर, बिकॉज उसका आंसर पैसेज में ही है. तो उसमें ये हम लोग लिख सकते हैं पैसेज में से कि cinema is increasingly exploring innovative avenues to capture and retain viewer interest, including the simultaneous release of films on digital platforms and substantial investments in high quality immersive digital content that can match or surpass the streaming experience. तो उसका पैसेज में ही आंसर है. चाहे तो सेम भी लिख सकते हैं, चाहे तो हो सके तो थोड़ा उसको इधर उधर करके एक्टिव पैसिवाइज करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. नाउ ऐसा और एक क्वेश्चन है डी. मतलब यहाँ पे ऐसे 4 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से हमको एनी 2 करने हैं, आई गेस. हाँ, एनी 2 करने. ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक पैसेज दिया होगा, पैसेज के बारे में क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन और एक है, मैं उसको पढ़ती हूँ क्योंकि इसमें मैंने नहीं लिखा. Amar and Ziva are suspects in relation to a robbery that occurred nearby. एक रॉबरी हुई जिसमें अमर और जीवा जो है वो सस्पेक्ट्स हैं. उनको लगता है कि इन्होंने रॉबरी की है. The police during interrogation believing that they have enough evidence. पुलिस को इंट्रोगेशन के टाइम पे ये लगा, बिलीव कि उनको लग रहा है कि उनके पास इनफ एविडेंस है.
आस्क अमर एंड जीवा टू कन्फेस। तो उन्होंने अमर एंड जीवा को क्या बोला कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, आप लोग कन्फेस करिए। स्टेटिंग दैट इट विल मेक थिंग्स ईजियर इफ़ दे जस्ट एडमिट टू द क्राइम। तो पुलिस ने क्या किया कि जानबूझ के ऐसी ये ट्रिक अपनाई। उन्होंने बोला कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, तो आप लोग कन्फेस कर लो, ताकि आपके लिए भी इजी हो जाएगा अगर आपने क्राइम एडमिट किया। यूजुअली पुलिस ये बोलती है, और ये सही भी है, कि अगर आपने खुद ही कन्फेस कर लिया तो आपके लिए थिंग्स थोड़ी इजी हो सकती है, आपकी जो पनिशमेंट है वो थोड़ी कम हो सकती है। तो स्टेटिंग दैट इट विल मेक थिंग्स ईजियर इफ दे जस्ट एडमिट टू द क्राइम, Amar chooses not to answer and remains silent. In the light of maxim nemo tenetur sepsum accuracy, तो अमर ने क्या किया, आंसर नहीं दिया। तो आंसर नहीं दिया तो क्वेश्चन ये है कि ये जो मैक्सिम है, नेमो टेनेटोर सिएप्सम एक्यूसेरे, वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि नो वन कैन बी फोर्स टू सेल्फ इंक्रिमिनेट। तो किसी को फोर्स नहीं कर सकती है लॉ। ये मैक्सिम का मतलब ही ये है कि लॉ जो है वो किसी को फोर्स नहीं कर सकती है कि आप कन्फेस करो, आप इस चीज़ को मानो, मतलब आप एडमिट करो कि आपने ये किया है। तो कैन अमर बी कंपेल्ड टू कन्फेस और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट कुड बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। तो क्या अमर कॉन्फेस करने के लिए कंपेल्ड है, क्या वो बाइंडेड है? तो ये मैक्सिम में ये बताया गया है कि किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। तो उस ये जो मैक्सिम है वो यही बताता है कि किसी को ऐसे बताना कि तुम्हारे खिलाफ मुझे ये एविडेंस है, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुमको साबित कर दूंगा कि तुमने कन्फेस किया, तुमने ये क्राइम किया है, रॉबरी की है। तो ये क्या होता है कि ये एक तरह का गलत चीज़ है जो नहीं होना चाहिए आइडियली। मतलब आप किसी को फोर्स कर रहे हो कि आप कन्फेस करो, नहीं तो जो आपके खिलाफ जो भी सबूत है वो मैं पेश कर दूंगा, और फिर वैसे भी आप तो रॉबर बताए जाओगे, मतलब यू विल बी अक्यूज्ड एज अ रॉबर। तो क्वेश्चन ये है, हमको इसमें ये नहीं बताना है कौन सही है कौन गलत है, उसने चोरी की है कि नहीं की है, हमें कुछ पता नहीं है, ना ही हमने कोई एविडेंसेस देखे हैं। हमको सिर्फ ये पूछा गया है कि इस मैक्सिम का मतलब क्या है। ये जो मैक्सिम भी क्वेश्चन में दिया है ये हमको लिखना नहीं है, हमारे मन से हम लोग इतना वो नहीं लिखेंगे। हमको सिर्फ पूछा गया है कि ये जो मैक्सिम है उसके हिसाब से आप बताइए कि अमर जो है वो कन्फेस उसको करना चाहिए कि नहीं। तो ये इस मैगज़िम के हिसाब से अगर जाएंगे तो किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो सेल्फ इंक्रिमिनेट करे, वो जाके कन्फेस करे। तो आंसर विल बी नो, ही विल नॉट बी कंपेल्ड टू कन्फेस और टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, उसको कोई कंपल्शन नहीं है। जीवा on her own accord decides to narrate the facts about the robbery in front of magistrate। तो जीवा ने क्या डिसाइड किया, क्योंकि अभी ये जो इंट्रोगेशन होती है वो अलग अलग होती है, दोनों को साथ में बैठा के नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जीवा ने क्या डिसाइड किया कि उसने डिसाइड किया कि मैं जो फैक्ट है अबाउट रॉबरी वो मैं मैजिस्ट्रेट के सामने बताऊंगी, बस उतना ही बोला। कैन अमर प्रिवेंट जीवा फ्रॉम मेकिंग incriminating statements about him on the basis of this maxim। तो इस मैक्सिम के हिसाब से क्या अमर जीवा को फोर्स कर सकता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोलो, मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं बोल सकती हो, तो मेरे मेरे बारे में मत बोलो, तुम्हें जो बोलना है अपने बारे में बोल दो। तो ये मैक्सिम, फिर वापस यही मैक्सिम आता है, ये मैक्सिम यही कहता है कि किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो सेल्फ इंक्रिमिनेट करे। मतलब अगेन आंसर विल बी सेम कि जीवा को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि तुमको जो भी है ये तुम ऐसा नहीं बोल सकती, ये नहीं बोल सकती। उसको जो कन्फेस करना है, उसको जो भी फैक्ट देना है, शी इज़ फ्री टू से दैट। तो अगर उसको सेल्फ इंक्रिमिनेट करना है, उसको कुछ बताना है, कुछ कन्फेस करना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो शी कैन गिव। अभी इन दोनों के आंसर्स इस क्वेश्चन में ही है, हमको सिर्फ एलॉबरेट करके लिखना है। और इसमें हम कुछ भी लिखेंगे ना, वी विल बी गेटिंग मार्क्स, बिकॉज ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑब्वियसली मैक्सिम का मीनिंग तो है ही, वो हमको पता होना चाहिए कि क्या है। तो हम लोग है ना डिटेल में मैक्सिम्स जो है वो कल करेंगे
कि जो मेन मेन मैगज़िम्स हैं, कुछ 15 या 20 हैं, वो हम करेंगे कि क्या होते हैं, उनका क्या मीनिंग है। सो अकॉर्डिंगली अगर ऐसा कोई केस लॉ जैसा कुछ आता है या फिर ऐसा पैराग्राफ पैसेज टाइप आता है तो हम लोग कर पाए उसका आंसर। अभी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो एनी थ्री रहता है 39 मार्क्स का, वो क्वेश्चन है। उसमें कैसा है कि एक तो एक्सटर्नल एड्स के बारे में है। तो एक्सटर्नल एड्स और इंटरनल एड्स टू अंडरस्टैंड दी स्टैट्यू। एक्सटर्नल एड टू अंडरस्टैंड दी स्टैट्यू जो कोर्ट यूज़ करती है टू अंडरस्टैंड दी स्टैट्यू, ये हमने ऑलरेडी डिटेल में टॉपिक किया हुआ है, तो ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। नाउ पोल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, तो ये ऐसे लिखना है हमको। तो ऐसे लिखने के लिए ऑब्वियसली ये लोग कोई भी ऐसा टॉपिक बोलेंगे जो कि सोसाइटी से, करंट अफेयर्स से, ऐसा कुछ भी रिलेटेड हो। जैसे कि इसमें दिया है कि पोल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, तो यहाँ पे तो ऐसे लिखना है। तो इसमें कोई हम लोग थंब रूल तो बना नहीं सकते, कोई पढ़ के रख नहीं सकते, बिकॉज वी नेवर नो कि इतने सारे दुनिया में टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक पे आएगा, वो तो अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। बट आई बिलीव कि ये लिखना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि ये जनरल चीज़ें होगी। यहाँ पे आपको कुछ रिलेटेड टू लॉ, रिलेटेड टू कोई किसी स्टैट्यू, किसी जुडिशियल स्टेटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं। जनरल ऐसे है जो यूजुअली हम लोग 10th 12th में या कहीं भी कभी भी लिखते थे। तो वैसा अगर कोई ऐसे लिखना है, ऐसे के लिए भी क्वेश्चन आता है बड़े, मतलब 13 मार्क्स के लिए। तो 13 मार्क्स के लिए एक ऐसे का क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि 100% अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम 3-4 पेजेस अच्छे से भर सकते हैं और अपने हिसाब से लिखना है। उसका कोई थंब रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। यूजुअली हमको पैराग्राफ पैराग्राफ वाइज उसका हेडिंग लिख के हमको जो है वो उसका ऐसे लिखना है। तो दैट विल बी गुड। वो डिपेंड करता है टॉपिक क्या है। अगर इजी टॉपिक है तो वी शुड चूज़ दैट। फिर उसके बाद है सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन कैसे करना होता है वो क्वेश्चन है, वो हम करेंगे। एंड और एक क्वेश्चन है कि आउटलाइन द फैक्ट, इश्यूज एंड गाइडलाइंस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन डी के बासु केस। तो ये केस के बारे में है, डी के बासु केस। वो अगर ये ऐसा क्वेश्चन है, वो अगर हमने पढ़ा होगा तो ही हम उसके बारे में लिख पाएंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं लिख सकते हैं वहाँ पे। तो ये जो केस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो मुझे लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हमारे पास जितने डेज कम है उस हिसाब से ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। और वैसे भी हमारे पास 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से एनी 3 ही करने हैं। तो ये केस लॉ वाले को हम छोड़ सकते हैं, सिवाय कि हाँ बहुत ही नोन केस आ रहा है और आपने पढ़ा हुआ है उस बारे में, एंड वी आर लकी कि हम उस केस के बारे में जानते हैं, तो फिर वी कैन राइट समथिंग। बट ये एक ऐसे वाला क्वेश्चन तो लिख ही सकते हैं। फिर 2-3 केस लॉस हम कर लेंगे, जो लास्ट 3